तो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर ली थी। अब हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन में देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं। तो वेरिएबल होगा तो या तो टाइम का फंक्शन होगा या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा, जैसा भी होगा हम उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके मोशन को ट्रीट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्मेट से इसको करते हैं। A particle moving with a velocity v in such a way that it is function of time, और कैसे है v is equals to 3t square plus 8t plus 4. Then find acceleration of the particle पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना आपको। तो इसमें अगर इस क्वेश्चन को देखें तो वेलोसिटी आपको दी गई है 3t स्क्वायर प्लस 8t। इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिए, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और ये वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड में दी गई है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको एक्सेलरेशन बताना है 8t और प्लस में ये 4 मीटर पर सेकेंड में। अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो देख रहे हैं ये टाइम का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन होता क्या है dv ओवर dt, मतलब a क्या होगा d ओवर dt इंटू बी, और इस b की वैल्यू यहां से रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4। इसके बाद आपको टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, और हमने डिफरेंशिएशन आपको सिखाया है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन, और जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो d ओवर dt क्या होगा पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उम्मीद है आप नीचे नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये होगा d ओवर dt 3t स्क्वायर प्लस d ओवर dt 8t प्लस d ओवर dt 4। इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 टू जा 6, 3 इंटू 2 और t की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, t की पावर 6t आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर 8 बाहर ले लेंगे और इस पे पावर 1 है, 8 इंटू 1 t की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस में इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा 3 टू जा 6 और t की पावर 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 6t प्लस में 8 t रेज टू दी पावर 1 माइनस 1 मीन 10 रेज टू दी पावर 0, और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 8 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। हमको एक्सेलरेशन चाहिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। देन एक्सेलरेशन के लिए हम 6 इंटू टी की वैल्यू 2 रखेंगे, तो
2 हो जाएगा प्लस में 8, तो ये 6 2 जा 12 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा एक्सेलरेशन, और ये 12 और 8 20 हो जाएगा। देन ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम एक्सेलरेशन या किसी चीज के यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट के लिए मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार देख लो। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो मैंने आपको बताया कि मीटर होती है या सेंटीमीटर, और यही यूनिट डिस्टेंस की भी होगी, ये भी मीटर या सेंटीमीटर इस तरीके से होगी। तो जो वेलोसिटी की यूनिट होगी या जो स्पीड की यूनिट होगी, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सिमिलर इन यूनिट, और ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो दोनों केस में मीटर अपॉन टाइम, तो मीटर टाइम सेकंड में होगा। तो दोनों केस में अगर इनकी यूनिट को देखा जाए तो इनकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम या डीवी अपॉन डीटी। तो ये तो ऊपर मीटर पर सेकंड है ही है, अपॉन में सेकंड, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1, और एक -1 पहले से, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे -2 लिखो चाहे मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर करो, एक ही बात है। ये थोड़े से जो पैरामीटर्स है, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हुई, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इनके यूनिट के बारे में भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज के यूनिट के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके जिस भी ट्रीटमेंट से आता होगा उसकी यूनिट के साथ हम इसका एमकेएस में वैल्यू निकालते जाएंगे। तो ये जनरली आपको यूनिट जो भी दी जाएगी उनका आंसर एमकेएस में ही निकालना होगा, नोट करिए इसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में जैसे हमने आपको बताया कि वेलोसिटी दी हुई थी v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 8t और प्लस में 4, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, इसी का अगर हम बी पार्ट बनाते हैं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट at t equals to 2 second, या displacement covered by the particle at 2 is equals to t second, if velocity is the variable function of time is like this v is equals to 3t square plus 8t plus 4 meter per second, then in that situation displacement is equals to dv over dt, displacement is equals to वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा dx ओवर dt, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये लिखा हुआ है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी v इक्वल्स टू dx ओवर dt होगी, और हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए एट t इक्वल्स टू, या आपसे ऐसे पूछेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर
what is the displacement covered at t is equals to 2 सेकेंड। मतलब जीरो से जब इनिशियल से चलना स्टार्ट करता है तो 2 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से dx की वैल्यू, ये तो इंस्टेंटेनियस हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी इस तरीके से फंक्शन कर रही है, तो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल dt पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा dx वो हो जाएगा v इंटू dt। इसको इधर ले आएंगे और इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि जब इनिशियल टाइम जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं होता है, और आफ्टर टाइम 2 सेकेंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x, और यही x हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा फ्रॉम 0 टू x, और यहां से आप देखेंगे कि v dt की वैल्यू अगर रखेंगे तो v की वैल्यू यहाँ है 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 dt फ्रॉम 0 टू t, ये होगा। तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन पूरे में डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8t इंटू dt प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू dt, ऐसा हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t क्यूब अपॉन 3, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया है तो सब में लिमिट वही होगी फ्रॉम 0 टू 2, फ्रॉम 0 टू 2। मैंने आपको बताया है कि ये क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर होगा और ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे तो 3t क्यूब बाई 3 हो जाएगा। प्लस में अगर हम इसकी बात करते हैं ये 0 टू 2 हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू 2, और प्लस में इसको देखेंगे तो 4 इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन हो जाता है t, तो ये हो जाएगा 4 इंटू टी फ्रॉम 0 टू 2, इस तरीके से। और जब इनको सॉल्व करेंगे यहां से तो सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। ये हो जाएगा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा। तो ये रिजल्ट ऐसा कुछ होगा, 3 तो हट जाएगा यहां से, टी क्यूब फ्रॉम 0 टू 2 प्लस में हो जाएगा 4t स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 2, और प्लस में हो जाएगा 4t फ्रॉम 0 टू 2, इधर दिख रहा है। इस लाइन को हम नीचे लिख देते हैं, तो प्लस में ये 4t हो जाएगा, 4 टाइम्स t फ्रॉम 0 टू 2, इस तरीके से। इसको और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ 0 बार रखेंगे तो 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 का क्यूब 0 से 2 प्लस 4 टाइम्स, और t की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ ये 2 मैंने रख दिया, माइनस में 0 ही होगा, डायरेक्ट लिमिट रखते चलते हैं, इतना माइनस 0 और प्लस में ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 0, ये प्रॉपर लिमिट हो जाएगी। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी निकल के वो 2 2 जा 3, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा, और प्लस में इसको देखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा ये। या x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 8 8 16 एंड 16 16 32 मीटर।
तो ऐसे आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक दूसरे से निकालने के लिए डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा वो यहाँ से पता पड़ जाएगा, जो इक्वेशन आपको दी रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इस तरीके से क्वेश्चन और करते हैं। Displacement of the moving particle, displacement of the moving particle is a function of time as follows. X is equals to 4t cube plus 2t square plus 8t minus 2 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन ये है, और इसमें आपसे पूछता है फाइंड द ए पार्ट, velocity of the particle, velocity of the particle at t is equals to 1 second. Second, B part, acceleration of the particle at t is equals to 1 second. तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, ये दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है dx ओवर dt। तो dx ओवर dt में हम क्या करेंगे, d ओवर dt x के t के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब v की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 8t प्लस माइनस 2। ये अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा d ओवर dt। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझते चलिए। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 3 जा 12, 4 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू t की पावर 1। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आने और आओ। आप फॉर्मूला जानते होंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर सबका डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस में इसका करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 t की पावर -1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस में 0 हो जाएगा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी 4 3 जा 12 t स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ये 2 2 जा 4t प्लस में 8। ये मीटर पर सेकंड में होगा, लेकिन हमको चाहिए वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम वैल्यू रखेंगे
ये 12 इंटू टी की वैल्यू 1 इंटू 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर मतलब 4 इंटू टी की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 इंटू 8, सॉरी प्लस में 8, ये वैल्यू आ जाएगी 12 1 जा 12 होगा, 4 1 जा 4, और ये 8 प्लस 4 12 और 12 24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हो जाएगी वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड। नोट करिए इसको। ये वेलोसिटी हो जाएगी। इसके बाद अगर इसमें हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन दो चीज से आता है। एक तो इसी को डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को, या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करिए, तो बात दोनों से एक ही आएगी। जैसे अभी हमने कहा कि अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। एक क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करो। या एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करके अभी वेलोसिटी निकाली थी, और वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अभी किए थे, तो जो dx ओवर dt आया था यही तो वेलोसिटी थी, और ये क्या आ गया था, यहाँ से x की वैल्यू रखे थे तो ये आ गया था 4 3 जा 12, 12t स्क्वायर प्लस में 4t प्लस में 8, ये आ गया था वेलोसिटी। और इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर dt, और इसकी वैल्यू v की रख देंगे 12t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8, ये हो जाएगा। तो यहां से ये आ जाएगा d ओवर dt। इसको करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके दिखा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 12 2 जा 24, ये 24 इंटू टी हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आ गया टाइम के फंक्शन के हिसाब से ये, और ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा एक्सेलरेशन इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, जैसा इसमें ये इस तरीके से। और अगर इसमें आप वैल्यू इसकी रखते हैं तो ये वैल्यू जो आएगी वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमको निकालना है। तो एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 24 इंटू 1 प्लस 4 हो जाएगा, और 24 प्लस में 4 करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से नोट कर लीजिए इसे। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हम अलग अलग जगहों पर निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन या आपको टाइम के फंक्शन या डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी दिया जाएगा तो आप एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी की। क्योंकि हमने रेक्टिलिनियर मोशन की बात करी थी और मोशन इन 1D की, तो अभी तक तो हम मोशन इन 1D में केवल ये आपको बता रहे थे कि एक्चुअल में मोशन जो होते हैं उनके भी बेसिक्स बताने थे, साथ साथ इसके कि मोशन इन 1D बताएं। तो पहले तो मोशन के जो पैरामीटर्स होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन करा। इसके बाद जो इसमें हमको चीजें बतानी है वो ये बतानी है कि अब तो हमको मोशन इन 1D पढ़ना है, और 1D 2D 3D ये कुछ बातों पे डिसाइड करता है। तो मैंने आपको पहले बताया था अभी कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा, रिटार्डेड मोशन होगा, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है।
मोशन भी जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ उनके बीच में जो एंगल है उन पे डिपेंड करता है। जैसे अब अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, एक तो एक्सेलरेशन जीरो है, उसके लिए हमने आपको कंडीशन और सारी चीजें बताई है। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो इनमें दो सिचुएशन बनती है। एक तो इनके बीच का जो एंगल है ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा जो होगा, इसमें जो थीटा है अगर या तो ये जीरो है या तो थीटा 180 है। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का, जैसे ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इनके बीच का ये एंगल 180 डिग्री है। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर ही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही, तो इनके बीच का जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। इन दोनों सिचुएशन में जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, 1D मोशन होगा, 1 डायमेंशन होगा, मतलब एक एक्सिस का मोशन होगा। इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो ये कंडीशन है मोशन इन 1 डायमेंशन के लिए। अब बेसिक टॉपिक पर हम आ पाए हैं कि मोशन इन 1D क्या होता है। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन ये है। इसके लिए ये स्पेसिफिक बातें होती हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। या तो क्या होना चाहिए, वो ए बी होना चाहिए या माइनस ए बी, मतलब उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो या तो क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तब वो एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग मोशन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ए डॉट बी में अगर हम ए बी कॉस थीटा की बात करते हैं और ये थीटा जो है वो ना तो 180 डिग्री है और ना ही ये थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो इनके अलावा अगर कोई एंगल है, नीदर 180 नॉट 0, तो ये जो मोशन होगा वो मोशन इन 2D होगा। मतलब अगर वेलोसिटी में, जैसे ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई, इनके बीच का ये एंगल हो गया, तो फिर ये अलग अलग तरीके का मोशन परफॉर्म करेगा। फिर ये मोशन क्या नहीं होगा, ये 1D नहीं होगा, ये 2D में होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 हो जाए ऐसा, तो आप जानते हैं कि ऐसा मोशन जो होता है वो क्या होता है, वो सर्कुलर टाइप का मोशन होता है। जिस सर्कल के लिए स्पेसिफिसिटी है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसको आप कहते हो कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या करता है कि परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन के। तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये मोशन इन 2D की कंडीशन है। मोशन इन 2 डायमेंशन। तो अभी हम जिस पैरामीटर पे बात करने वाले हैं वो ये है कि मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस में या तो मोशन इन 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन भी है और प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ इसमें सर्कुलर मोशन भी है। बट अगर हम बात यहां करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन में, तो मोशन इन 1 डायमेंशन में जो हमको चीजें डिस्कस करनी है वो सिर्फ और केवल सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो इस वाले पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। तो मोशन इन 1D के बारे में डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसमें जो मोशन इन 1D होता है उसका जो भी एग्जांपल आपके सिलेबस में
अंडर ग्रेविटी। अगर इसको आप ध्यान से समझ पाएंगे कि क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी, सारी इसकी सिचुएशन समझ पाएंगे, तो ये बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन को निकालने में। पहली चीज तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम बात करते हैं तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। अज्यूम ऐसे करते हैं कि यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है हम ऐसा मानते हैं कि ये कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है? इसके कांस्टेंट होने का मीनिंग ये है कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, और डायरेक्शन भी इसका कांस्टेंट होगा। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा होता है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसी को हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं जी। तो इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्यों कांस्टेंट होती, पहले इसकी बात करते हैं। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के बारे में। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है ये अलग अलग जगहों पर अर्थ की सरफेस पर वेरी करता है, लेकिन जो इसका वेरिएशन होता है वो चाहे इक्वेटर से पोल की तरफ आए, चाहे पोल से इक्वेटर या किसी एल्टीट्यूड या अल्टीट्यूड पे, तो ये चेंज होता है। जैसे ये अर्थ है तो एक तो अर्थ के शेप की वजह से ये चेंज होता है, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, इक्वेटर पे ये इसका रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है, जीवार्ड शेप का होता है, और पोल पे इसका कम होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर इधर से इधर जाए तब भी घटती है, सॉरी बढ़ती है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती है। और अगर कुछ अर्थ से सर्टेन हाइट पे जाए तब भी चेंज होती है, लेकिन चेंज बहुत माइन्यूट होता है। खास करके अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को क्या करें, अपवर्ड रिलीज, अपवर्ड क्या करें, इसको थ्रो करें या कहीं ऊपर से रिलीज करें, तो जो जी की वैल्यू होगी उसमें जो चेंज होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये 6400 किलोमीटर की जो रेडियस होती है उसके कंपैरिजन में 10, 20, 50 मीटर की हाइट को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो पहला तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिमिटेशन के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ की सरफेस पे क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। स्टडी करने के लिए चेंज होता है या नहीं होता है, ये लिमिटेशन जो है इस टॉपिक में ये लिमिट है कि आपको चेंज नहीं मानना है, ये मानना है कि कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इवन हम कैलकुलेशन के लिए भी इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास ले लेते हैं ऑलमोस्ट, कि ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी बात आती है डायरेक्शन की। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आप जानते हैं कि हर चीज क्या करती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, हर वैसी बॉडी का अपना क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। तो ये भी क्या करती है, हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसकी डायरेक्शन को हम ये मानते हैं कि अर्थ के सरफेस से कि हमेशा ये डाउनवर्ड, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ होगा ऑलवेज। और जब भी हम छोटी सी हाइट, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ये इसका सेंटर है, तो यहां से ये मानेंगे कि अगर h हाइट ऊपर नीचे हम ऐसे होते हैं तो इसकी डायरेक्शन हमेशा g डाउनवर्ड में लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, और इसी लिमिटेशन के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब इस लिमिटेशन के अंदर पढ़ रहे हैं हम, इसको ऊपर और नीचे ऐसे ही दो ही डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि ये किस तरीके का मोशन हो गया, एक लिमिट हो गई कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये मोशन अंडर ग्रेविटी एक तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फिक्स लेना है। दूसरा इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और वो जी किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये डाउनवर्ड होगा। और जब एक्सेलरेशन फिक्स हो गया, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो हमने आपको काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ाया है, जो चीज हमको लगानी है, उस मोशन का जो नेचर होगा वो ये होगा कि हमको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है।
v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुल मिला के हमको जो मोशन पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी में, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन पढ़ना है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, ये रेक्टिलिनियर मोशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें ये है कि हमेशा हम ये करेंगे कि या तो पार्टिकल को अपवर्ड क्या करेंगे, थ्रो करेंगे किसी वेलोसिटी से, या हम किसी हाइट से इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, तभी ये गेन करेगा। तो जी तो हमेशा डाउनवर्ड होगा। अगर हम अपवर्ड करते हैं, इसको अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो जी और यू के बीच का जो एंगल होगा, यू और इनके बीच का जो थीटा होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम ऊपर से इसे रिलीज करते हैं, किसी वेलोसिटी से भी ऊपर से थ्रो कर देते हैं यू, और जी तो हमेशा डाउनवर्ड होगा, तो इनके बीच का जो ये जी और यू के बीच का एंगल होगा, ये थीटा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में आप एक चीज देख रहे होंगे कि थीटा या तो 180 है या तो 0 है। और ये सिचुएशन किसकी है, रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन की। इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, इट्स काइंड ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, इट एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी को हम बेसिक तरीके से अगर समझ पाए तो ये क्या है, यह है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जी से होने वाला मोशन, जिसमें थीटा या तो 0 होगा या तो 180 होगा, मतलब वन डायमेंशन मोशन होगा। क्लियर, करिए लो। और अगर इतना क्लियर हो गया कि जो इसके मोशन का फीचर अगर आपको समझ में आ गया, तो हमेशा आप समझ जाएंगे कि हमको एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करना है, जी यूज करना है। और एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम जो फॉर्मूला जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम जानते हैं, हमने कहा था एक्सेलरेशन 0 होगा, तो बचपन का फॉर्मूला मतलब लोअर क्लासेस वाला पढ़ेंगे, v इक्वल्स टू s बाय t, और ये कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अब मोशन अंडर ग्रेविटी में मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि जो हमने एक्सेलरेशन लिया है, अब इसकी जगह पे g लेंगे, और इसके मैग्नीट्यूड की जगह पे क्या लेंगे, g का मॉड लेंगे, और ये कितना लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑफ g क्या लेंगे, वो डाउनवर्ड लेंगे, ऐसा। तो यहां से अब हम क्या जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, वो लिखेंगे v इक्वल्स टू